ऐतिहासिक स्थल। लोथल। लोथल लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस शहर की खुदाई 13 फरवरी 1955 से लेकर 19 मई 1956 के बीच की थी। लोथल अहमदाबाद जिले के धोलका तालुका के गांव सरागवाला के पास स्थित है। अहमदाबाद भावनगर रेलवे लाइन के स्टेशन लोथल भुरकी से ये दक्षिण पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोथल अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और धोलका शहरों से पक्की सड़क द्वारा जुड़ा है, जिनमें से सबसे करीबी शहर धोलका और बगोदरा हैं। लोथल को मिनी हड़प्पा कहा जाता है। प्रमुख तथ्य। लोथल गोदी, जो कि विश्व की प्राचीनतम ज्ञात गोदी है, सिंध में स्थित हड़प्पा के शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच बहने वाली साबरमती नदी की प्राचीन धारा के द्वारा शहर से जुड़ी थी, जो इन स्थानों के मध्य एक व्यापार मार्ग था। उस समय इसके आसपास का कच्छ का मरुस्थल अरब सागर का एक हिस्सा था। प्राचीन समय में ये एक महत्वपूर्ण और संपन्न व्यापार केंद्र था, जहां से मोती, जवाहरात और कीमती गहने पश्चिम एशिया और अफ्रीका के सुदूर कोनों तक भेजे जाते थे। मनकों को बनाने की तकनीक और उपकरणों का समुचित विकास हो चुका था और यहाँ धातु विज्ञान पिछले 4000 वर्ष से भी अधिक से समय की कसौटी पर खरा उतरा था। 1961 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई का कार्य फिर से शुरू किया और टीले के पूर्वी और पश्चिमी पक्षों की खुदाई के दौरान उन वाहिकाओं और नालों को खोद निकाला जो नदी के द्वारा गोदी से जुड़े थे। प्रमुख खोजों में एक टीला, एक नगर, एक बाजार स्थल और एक गोदी शामिल है। उत्खनन स्थल के पास ही एक पुरातत्व संग्रहालय स्थित है, जिसमें सिंधु घाटी से प्राप्त वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। लोथल सभ्यता में घरों के द्वार मुख्य सड़कों पर खुलते थे। लोथल सभ्यता पश्चिम एशिया में व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। लोथल से पक्की मिट्टी की नाव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल स्थित जवारीय बंदरगाह था। तेलहाड़ा। बिहार के नालंदा जिले के तेलहाड़ा में कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। दिसंबर 2014 में बिहार के नालंदा जिले के एकंगर सराय प्रखंड में तेलहाड़ा गांव के दक्षिण पश्चिम में स्थित इस टीले की खुदाई में ऐसे कई अवशेष मिले हैं। तेलहाड़ा में 100 से ज्यादा ऐसी चीजें मिली हैं जो साबित करती हैं कि तेलहाड़ा में प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष हैं। यहाँ कुषाणकालीन ईंट और मुहरें मिली हैं, जिनके पहली शताब्दी में बने होने का प्रमाण मिलता है। गौरतलब है कि नालंदा को चौथी और विक्रमशिला को 8वीं शताब्दी का विश्वविद्यालय माना जाता है। प्रमुख तथ्य। इस खुदाई के बाद पुरातत्वविदों का दावा है कि तेलहाड़ा में नालंदा और विक्रमशिला से भी प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष हैं। यहाँ खुदाई से आंगन, बरामदा, साधना कक्षा, कुएं और नाले के साक्ष्य मिले हैं। बड़ी मात्रा में सील और सीलिंग मिली हैं। इनमें ज्यादातर टेराकोटा से बनी हैं। एक सील के ऊपर तप में लीन बुद्ध की अस्थिकाय दुर्लभ मूर्ति भी मिली है। शुरू के 2-3 वर्ष यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय काल के बाद के अवशेष मिले थे, लेकिन बाद में कुषाणकालीन चीजें मिलने लगीं। तेलहाड़ा विश्वविद्यालय का समय समय पर जीर्णोद्धार होने के भी संकेत मिले हैं। यहाँ सबसे ऊपर पालकालीन ईंटें मिली हैं। इन ईंटों की लंबाई 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। उसके नीचे 36 सेंटीमीटर लंबी, 28 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 सेंटीमीटर ऊंची ईंटें मिली हैं, जो गुप्त काल में प्रचलित थीं। इसके नीचे 42 सेंटीमीटर लंबी, 32 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 सेंटीमीटर ऊंची ईंटें मिली हैं, जो कुषाणकालीन संरचनाओं से मेल खाती हैं। पृष्ठ संख्या 62। बौद्ध धर्म की महायान शाखा की पढ़ाई के लिए तेलहाड़ा बड़ा केंद्र माना जाता था।
इसका उल्लेख ह्वेनसांग और इत्सिंग के यात्रा वृतांत में मिलता है। इसका जिक्र तिलाधक के रूप में मिलता है। चीनी यात्रियों ने इसे अपने समय का श्रेष्ठ और सुंदर महाविहार कहा है। महाविहार में 3 मंजिला मंडप के साथ साथ अनेक तोरण द्वार, मीनार और घंटियां होती थीं। यहाँ के अवशेषों से भी इस बात की पुष्टि होती है। 1980 के दशक में नवादा जिले के अपसड़ में खुदाई में भी नालंदा से ज्यादा प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष मिले थे। तब के पुरातत्व निदेशक डॉक्टर प्रकाश चरण ने अपसड़ को तक्षशिला का समकालीन विश्वविद्यालय बताया था। 7वीं से 11वीं शताब्दी में नालंदा और आसपास का इलाका शिक्षा केंद्र के तौर पर मशहूर था। 35 से 40 किलोमीटर की परिधि में नालंदा और उदंतपुरी के बाद तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय का अस्तित्व इसका प्रमाण है। संभवतः तेल्हाड़ा इस इलाके में पहला विश्वविद्यालय था, जिसका विस्तार बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। तेल्हाड़ा को भी तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। खुदाई में अग्नि के साक्ष्य और राख की 1 फीट मोटी परत मिली है। कन्नौज। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले हैं। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी बोली कनौजी भाषा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। प्रमुख तथ्य: उत्तर प्रदेश राज्य का कन्नौज शहर आधुनिक कानपुर शहर के पश्चिमोत्तर में गंगा नदी के किनारे स्थित है। रामायण में भी कन्नौज का उल्लेख मिलता है। इतिहासकार टॉलमी ने ईसा के काल में कन्नौज को कनोगिजा लिखा है। 5वीं शताब्दी में ये गुप्त साम्राज्य का एक प्रमुख नगर था। 6ठी शताब्दी में श्वेत हूणों के आक्रमण से ये काफी विनष्ट हो गया था। चीनी यात्री युआन च्वांग ने, जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, इस नगर का उल्लेख किया है। गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद मौखरी वंश के शासकों ने स्वयं को यहाँ स्थापित किया और कन्नौज को 5वीं-6ठी शताब्दी में राजधानी बनाकर महत्वपूर्ण बना दिया। इतिहास में प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भी ये महत्वपूर्ण शहर माना जाता था, जिन्होंने शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्तर भारत पर शासन किया था। ये ब्राह्मणवादी और बौद्ध संस्थाओं के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। कन्नौज पर अधिकार के लिए उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार शासकों और पूर्वी भारत के पाल राजाओं के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। मुगलों का आधिपत्य 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल में मुसलमानों के आक्रमण के कारण ये नगर काफी विनष्ट हुआ। बाद में 1018 में इस पर महमूद गजनवी ने हमला किया और 1194 में पूना लूटपाट के बाद ये पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया। आईने अकबरी द्वारा ज्ञात होता है कि मुगल बादशाह अकबर के समय में यहाँ सरकार का मुख्य कार्यालय था। प्राचीन काल के भग्नावशेष आज भी लगभग 6 किलोमीटर व्यास के अर्धवित्तीय क्षेत्र में विद्यमान हैं। इसी नगर के निकट कई मस्जिदें, कब्रें तथा समाधियां हैं, जिनमें बालापार तथा शेख मेहंदी की समाधियां उल्लेखनीय हैं। दौलताबाद या देवगिरी। दौलताबाद महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद से 14 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बसा एक 14वीं सदी का शहर है। दौलताबाद दक्षिण के यादववंशी राजाओं की राजधानी थी और ये देवगिरी का सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा रखा गया नाम था। ये गोदावरी नदी की उत्तर घाटी में स्थित है और भौगोलिक दृष्टि से भारत का केंद्रीय स्थल कहा जा सकता है। दौलताबाद अपने दुर्जेय पहाड़ी इलाके के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख तथ्य: जैन पंडित हेमाद्रि के कथनानुसार देवगिरी की स्थापना यादव नरेश भिल्लम प्रथम ने की थी। यादव नरेश पहले चालुक्य राज्य के अधीन थे। भिल्लम ने 1187 में स्वतंत्र राज्य स्थापित करके देवगिरी में अपनी राजधानी बनाई। उसके पौत्र सिंहन ने
प्रायः संपूर्ण पश्चिमी चालुक्य राज्य अपने अधिकार में कर लिया। देवगिरी के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार 1294 में चढ़ाई की थी। इसमें हार के फलस्वरूप यादव नरेश को राजस्व देना स्वीकारना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने जब दिल्ली के सुल्तान को राजस्व देना बंद कर दिया तो 1307, 1310 और 1318 में मलिक काफूर ने फिर देवगिरी पर आक्रमण किया। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने ही इसका नाम देवगिरी से दौलताबाद रखा। मुगल बादशाह अकबर के समय देवगिरी को मुगलों ने जीत लिया और इसे मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत तक इस किले पर मुगल शासन का ही नियंत्रण रहा, जब तक कि ये हैदराबाद के निजाम के कब्जे में नहीं आया। 190 मीटर ऊंचाई का ये किला शंकु के आकार का है। किले की बाहरी दीवार और किले के आधार के बीच दीवारों की 3 मोटी पंक्तियां हैं, जिस पर कई बुर्ज बने हुए हैं। प्राचीन देवगिरी नगरी इसी परकोटे के भीतर बसी हुई थी। इस किले की सबसे प्रमुख ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें बहुत से भूमिगत गलियारे और कई सारी खाइयां हैं। ये सभी चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इस दुर्ग में एक अंधेरा भूमिगत मार्ग भी है, जिसे अंधेरी कहते हैं। इस मार्ग में कहीं कहीं पर गहरे गड्ढे भी हैं, जो शत्रु को धोखे से गहरी खाई में गिराने के लिए बनाए गए थे। किले के प्रवेश द्वार पर लोहे की बड़ी अंगीठियां बनी हैं, जिनमें आक्रमणकारियों को बाहर ही रोकने के लिए आग सुलगाकर धुआं किया जाता था। चांद मीनार, चीनी महल और बारादारी इस किले के प्रमुख स्मारक हैं। चांद मीनार की ऊंचाई 63 मीटर है और इसे अलाउद्दीन बहमनी शाह ने 1435 में दौलताबाद पर विजयी होने के उपलक्ष्य में बनाया था। ये मीनार दक्षिण भारत में मुस्लिम वास्तुकला की सुंदरतम कृतियों में से एक है। मीनार के ठीक पीछे जामा मस्जिद है। इस मस्जिद के पिलर मुख्यतः मंदिर से सटे हुए हैं। इसके पास चीनी महल है, जहां गोलकोंडा के अंतिम शासक अब्दुल हसन तानाशाह को औरंगजेब ने 1687 में कैद किया था। इसके आसपास घुमावदार दुर्ग हैं। पृष्ठ संख्या 63।